Hello students, today we are going to start the new chapters that is NCERT line by line series. नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर मैं कहूँ कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड हमारा यूनिट फर्स्ट होगा, जिसके अंतर्गत हमारे पास 4 चैप्टर्स आते हैं जो कि हम चैप्टर 1 आज पढ़ेंगे, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। देन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 2 इसमें आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 आता है प्लांट किंगडम एंड चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो आज जान लीजिए आप कि यूनिट फर्स्ट आपका जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर 4 चैप्टर्स आएंगे। उसमें से हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। याद रखिएगा, इस लेक्चर को देखने से पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो भी हैं CBSE बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं अगले साल का, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ ये नीट एग्जामिनेशन जो देने वाले हैं या फिर जो नीट एग्जाम में अपीयर होंगे नेक्स्ट ईयर, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एज इट इज़ NCERT, मैं बार बार कहता हूँ 99% 95 से 99% क्वेश्चन एग्जैक्ट NCERT की लाइन से आते हैं। तो हम इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले कुछ बातें और कुछ माहौल वाली बातें, जैसे स्टार्ट करते हैं हम। देखो, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। कह रहा है कि बायोलॉजी क्या है, एक तरह का, देखो आप समझो बात को, कह रहा है कि बायो का मतलब ही होता है क्या, लिविंग, ठीक है। और लॉजी वर्ड कभी भी किसी भी चीज के पीछे लग जाए मतलब उसकी पढ़ाई, स्टडी। इट मीन्स बायोलॉजी क्या है, लिविंग चीज की स्टडी या फिर लिविंग थिंग्स की स्टडी को ही हम कहते हैं क्या, बायोलॉजी, ठीक है। कह रहे हैं इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लाइफ प्रोसेस। इसमें हम लाइफ फॉर्म और लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी लिविंग चीज किस तरह से, उसका फिजियोलॉजिकल वर्क कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी एनाटॉमी कैसी है, ये सारी बातें। नेक्स्ट कह रहा है कि द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब कह रहा है कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ही अलग अलग डाइवर्सिटी फॉर्म शो कर सकती है। मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी के, चाहे आप बात कर लो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हर चीज़ आ जाएगा, चाहे आप बात करो बैक्टीरिया से लेके एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी को लेके, आप कभी भी बात करो तो दोनों में आप देखोगे कॉम्प्लेक्सिटी भी मिलेगी, सिंप्लिसिटी भी मिलेगी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी अलग अलग तरीके से। इसी को कहते हैं, इसी को NCERT कह रही है अमेजिंग डाइवर्सिटी, ठीक है। कह रहा है कि अर्ली मैन कुड इजली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि इसी वजह से मतलब जो पहले के लोग थे वो ना इनएनिमेट मैटर का मतलब जो नॉन लिविंग होगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का डिफरेंस समझ सकते थे, ठीक। कह रहा अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इननेट मैटर दैट इज विंड, एयर, फायर। अब देखो, इन्हीं इननेट मैटर को हम आज के टाइम में अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम इसको बोल देते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब कह रहा है एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ इननेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वाज सेंस ऑफ ऑ और फियर दैट दे इवोक्ड। अब कहने का मतलब ये है कि जब अर्ली मैन जो थे, या फिर मैं कहूँ कि अर्ली के लोग जो हमारे मतलब एंसेस्ट्रल लोग थे, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो डिफरेंस था उसी से मतलब उनके कॉमन फीचर्स को लेके ही उनको पहचानते थे। जैसे मैं बात करूँ तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले स्टार्ट ये किया था कि भाई ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड, हॉट ब्लडेड आया, ये वाला सिस्टम पहले आया, ठीक है। उसी तरह कह रहा है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बीइंग मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जो काम हुआ वो बड़ा ही मतलब कि बड़े वक्त के बाद हुआ। कह रहा सोसाइटी विच इंडल्ज्ड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक, समझो एंथ्रोपोसेंट्रिक का व्यू। पहली चीज आप जान लो कि एंथ्रोपोसेंट्रिक है क्या। देखो, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है कि ह्यूमन बिहेवियरल साइंस या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियरल साइंस, उसके ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच को बोलता है, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ह्यूमन बिहेवियरल साइंस, ठीक है।
view of biology could registered limited progress in biological knowledge, क्या है कि systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed systems of identification, nomenclature, classification. आगे हम जैसे पढ़ेंगे तो आप एक बात समझना, एक चीज वहां पे हम समझेंगे कि जब देखो अगर आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हमें ये होता है कि हम उसको पहचानेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस वही है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये यहाँ पे कि आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, किस चीज को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो क्या हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। देन आप क्या करते हो, उसको कुछ ना कुछ नाम देते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब आप जब उसे पहचान लिए, नाम दे दिए, तो आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा एक मेजॉरिटी रोल में कि ये एक प्लांट है या एनिमल है, ऐसा उसे हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। या फिर मैं कहूँ कि रॉ फॉर्म में कि क्लासिफिकेशन मतलब उसकी उस जगह पे आप उसको रख देना जहाँ पे वो मोस्ट अप्रोप्रिएट सूटेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वर द रिकॉग्निशन of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically। अब यहाँ पे ये कहने इसका horizontally और vertically का मतलब आप समझ रहे हो? horizontally मतलब क्या है कि ये वही मतलब ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो हमारी चल के पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना, या फिर एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना कि मतलब ये आया इसके बाद ये, मतलब एक नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, कह रहा कि दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। तो हम लोग इसमें बात करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स रहे उनकी लिविंग स्टेट कैसी थी, वो कैसा बिहेव करते थे। was the revelation which humbled man and led to the cultural movements of conservation of biodiversity। अब हुआ क्या, चीजें ना देखो, चीजें हर एक चीज का एक प्री हिस्टोरिक टाइम होता है, यानी कि मतलब हर एक चीज हिस्ट्री से उसकी कल्चर आती गई ना। तो कल्चर आती गई मतलब क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने फॉलो किया, उसी चीज को हम लोग आगे लेके चलते रहे। वही कह रहा है, इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड टेक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अब वही कह रहा है कि अब मेन बात ये अब यहाँ शुरू हुई कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक होलिस्टिक अप्रोच पढ़ेंगे। क्या चीज, क्या क्या जानेंगे हम यहाँ पे? डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्या क्या क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे हम, इसके एनिमल्स के, प्लांट्स के एंड टेक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव। उनके टेक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी जानेंगे कि उनकी फैमिली क्या है, उनकी क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करूं उससे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर, जिनका 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 जन्म हुआ था 1904 में और जिनकी डेथ हुई 2004 में। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस बार नीट 2025 में क्वेश्चंस यहाँ से आए थे, इस सेक्शन से भी क्वेश्चंस उठे हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में जरा सा एक मतलब ओवरव्यू करते हैं, फिर इस चैप्टर को हम किक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इनके बारे में, born on Ernest Mayr, born on 5th July 1904, 5th July 1904 को इनका जन्म हुआ इन कैम्पटन जर्मनी। ठीक है, ये जर्मन थे। अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। याद रखना, इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। अगर आप जब पिछले 30 साल के नीट के क्वेश्चन देखोगे, मतलब मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसमें आपको दिखेगा, उसमें कई बार क्वेश्चन आया है कि हु इज आल्सो नोन एज द डार्विन 20th सेंचुरी ऑफ डार्विन। तो याद रखिएगा, अर्नेस्ट मेयर को हम बोलते हैं 20th सेंचुरी का डार्विन। ठीक है, was one of the 100 greatest scientist of all time। याद रखना, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की एक लिस्ट बनी थी जिसके अंदर इनका भी नाम आता है, तो ये भी एक 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के अंदर आते हैं। मेयर जॉइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था एज अ फैकल्टी, वहाँ पे पढ़ाने के लिए आर्ट एंड साइंस डिपार्टमेंट में, इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। और 1975 में वहाँ से रिटायर्ड हो गए थे, assuming the title of Alexander। Just a second, थोड़ा मैं स्कोर क्लियर कर दूं। 100th ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अमंग ऑल टाइम में आते हैं।
इन्होंने हार्वर्ड ज्वाइन किया था एज अ फैकल्टी के रूप में, डिपार्टमेंट इनका था आर्ट एंड साइंस। 1953 में ज्वाइन किया था और 1975 में रिटायरमेंट हो गई थी उनकी। अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ एलेक्जेंडर एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, ठीक है, एमेरिटस, ये एक टाइटल है, याद रखिएगा, ये एक बहुत लीजेंडरी टाइटल है, ठीक है, जिसकी मतलब जिसकी उपाधि इनको मिली, मतलब जो इनको मिला, तो आप समझ सकते हो कि ये वन ऑफ द लीजेंड्स में तो थे ही। थ्रू आउट हिज नियर 80 years कैरियर ही रिसर्च स्पैंड ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, evolution, systematics, and the history of philosophy of biology. He almost single-handedly met the origin of species diversity, the central questions of evolutionary biology that it is today. अब ये सारी बातें इनके लिए इनके बारे में बताई गई कि देखो इन्होंने क्या अपने 80 ईयर के कैरियर में इन्होंने क्या क्या अचीव किया या फिर क्या क्या किया। पहली चीज़ इन्होंने रिसर्च किया ऑर्निथोलॉजी में, टैक्सोनॉमी पे, जियोग्राफी पे, और इवोल्यूशन पे किया, सिस्टमैटिक्स पे किया, हिस्ट्री पे, सिस्टमैटिक्स और उनकी हिस्ट्री पे किया, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी भी इन्होंने दिया, और सिंगल हैंडली इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसी को भी पढ़ा और उसको भी डाइवर्सिफाइड किया। देन सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, तो ठीक है, ही ऑल्सो पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। आज की जो करेंटली एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल स्पीसी की डेफिनेशन है उसको भी इन्होंने ही डिफाइन किया था, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। पायनियर मतलब कोई भी चीज जो स्टार्ट करे, ठीक है। मेयर वॉज अवॉर्डेड बाय द 3 prizes। ये प्राइजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। मेयर वॉज अवॉर्डेड बाय द 3 prizes। कौन कौन से वो प्राइजेस थे देखिए। पहला था द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन मतलब कौन कौन से अवार्ड्स थे इसमें, देखो ब्लेस प्राइज था, 1983 में पाए थे ब्लेस प्राइज, ठीक है। द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 और कार्फर्ड प्राइज इन 1999। ये तीनों अवार्ड अगर किसी को मिला जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इनको बोला जाता है। क्या क्या, ब्लेस प्राइज इन 1983 में पाए थे, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 में, और क्रैफर्ड प्राइज इन 1999 में। याद रखिएगा ये तीनों अवार्ड इनको। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से भी आया कि ट्रिपल क्राउन में कौन कौन से 3 अवार्ड्स आते हैं, ठीक है। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन ईयर 2004 में इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 100। तो याद रखिएगा ये ये बताने का पर्सपेक्टिव ये था कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बार आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए केवल नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए। चल अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है असली में, लेकिन अभी भी एक तरह से देखा जाए तो अभी भी केवल एक माहौल दिया जाएगा। पहला हम पढ़ेंगे 1.2 में डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो क्या है, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। कितनी प्यारी ये दुनिया है जो हमें आसपास दिखती है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स, जो ये मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट्स हैं, कितना ये अलग अलग तरीके के, कितने मतलब आकर्षित होते हैं, जिससे हम लोग बड़ा एक तरह का आकर्षण बनता है। इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स, लीव्स अस स्पीचलेस। कहने का मतलब एनसीईआरटी कह रही है कि इतना लिविंग वर्ल्ड एक मतलब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगता है देखने में कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट को चुनते हैं, अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। जैसे कि कह रहा कोई कोल्ड माउंटेन्स में रह रहा है, तो कोई डेसिडियस फॉरेस्ट में रह रहा है, कोई ओशियंस में रह रहा है, कोई फ्रेश वाटर लेक में रह रहा है, और कोई डेजर्ट में रह रहा है, कोई हॉट स्प्रिंग में रह रहा है। ये सारी बातें देख के इंसान खुद ब खुद एक स्पीचलेस हो जाता है, मतलब कि जो कहते नहीं मंत्रमुग्ध सा हो जाना कि कुछ कह ना पाना। तो उस हिसाब से
तो ठीक है, तो उस हिसाब से इंसान बिल्कुल एकदम स्पीचलेस हो जाता है। क्या है द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स? गैलोपियन हॉर्स क्या है? जैसे आप अगर देखो कभी व्हाइट वाले जो घोड़े दौड़ते हैं किसी के पास, कभी एक आध वीडियो देखो, एक बड़ा ही मतलब एक अट्रैक्टिव लगता है, उसे हम लोग प्यार से बोलते हैं गैलोपियन हॉर्स भी। ठीक है, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, या फिर एक साथ बर्ड्स माइग्रेट करती हूँ एक जगह से दूसरी जगह एक बंच में, तो वो चीज़ें वो भी बहुत आकर्षक लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। कह रहा है कि द वैली ऑफ फ्लावर्स, ऐसी जगह जहाँ पे एकदम फ्लावर बंच, एकदम ग्रुप ऑफ बिल्कुल फ्लावर से भरा हो कोई, अगर आप वाटर वाटर हाइसेंथ देख लो या फिर वाटर लिली देख लो, वो भी वो जो अट्रैक्शन हमें हमारी आंख को जो सूदनिंग देता है वो चीज़, और द अट्रैक्टिंग शार्क, जो हमें मछली मतलब कि हमें जो सी में शार्क्स ऐसे जंप करते हुए दिखती हैं, ये वाली वीडियोस, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी कहती है कि एक तरह का सेंस ऑफ उसे मतलब एक पीसफुलनेस प्रोवाइड करती है, या फिर उसे एकदम मंत्रमुग्ध कर देती है, एकदम एकदम आकर्षित कर देती है। एंड डीप सेंस ऑफ वंडर, मतलब कि समुद्री गहराइयों में जो अलग अलग खजाने या फिर अलग अलग जो नए ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, वो सब देख के मतलब एनसीईआरटी जो है वो कहती है कि स्पीचलेस हो जाना होता है, या कि ये चीज़ें हैं कैसे, इनके ये परफॉर्म कैसे कर रही हैं, रह कैसे रही हैं, ये सारे मन में इसके ये क्वेश्चंस जगाती है एनसीईआरटी। The ecological conflict and the cooperation among the members of population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell, makes us deeply reflect on what indeed is life. अब यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि आखिर इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स इतने बड़ी जगह पर रह रहे हैं, अब इनके अंदर एक सेल में, इनकी अगर सबसे छोटी यूनिट की बात करूं एक सेल की, तो आखिर उस सेल में क्या ऐसी कहानी चल रही होगी, ऐसा वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा सेल, वो सारी बातें एनसीईआरटी आपको एज अ क्वेश्चन फॉर्म में देती है और पूछती है कि आखिर ये लाइफ क्या है। वही यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन भी देता है कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, आखिर ये लाइफ है क्या। कह रहा है दिस क्वेश्चन हैज टू एप्रिसिएट क्वेश्चंस, इसके दो अलग अलग मतलब होते नहीं कि जैसे बोलते हैं लोग कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस लाइफ के दो मतलब हैं, दो अलग अलग क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन के विद इन इट, अपने आप में ये इसके दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि द फर्स्ट वन इज अ टेक्निकल वन, आखिर ये इसका टेक्निकल जवाब भी होगा कुछ कि आखिर लाइफ एक तरह की सस्टेन करने को, प्रोजेनी को बढ़ाने को है, एक तरह के टेक्निकल आंसर हो गया इसका। एंड सीक्स द आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, और जो लिविंग है वो नॉन लिविंग के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, ये सारी बातें। एंड द सेकंड वन इज फिलोसफिकल वन, और दूसरा हमारे पास रीजन होगा फिलोसफिकल वन। फिलोसफिकल वन आप जानते ही हो कि चीजें ऐसे हो रही हैं, अर्थ यूं घूम रही है जिसकी वजह से हम लोग रह पा रहे हैं, ये सारी बातें। एंड सीक्स द आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज एज साइंटिस्ट। ठीक है, वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे एनसीईआरटी खुद ही बोल रही है कि ये जो फिलोसफिकल वन वाला क्वेश्चन है, इस सेकंड वाले क्वेश्चन को यानी फिलोसफिकल वे को हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे, इसके बारे में हम फिलोसफिकल वे नहीं जानेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे टेक्निकल वे। इसका मतलब हम टेक्निकल वे समझेंगे आखिर ये लाइफ है क्या। ठीक है, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग, और हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जीवित चीज होते क्या है, लिविंग है क्या, किस कंडीशन को हम कहते हैं कि आखिर ये चीज लिविंग है। चल हम स्टार्ट करेंगे 1.1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, चल हमारा टॉपिक होगा 1.1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plant, insect, bird, your pets or other animals and plants। कह रहा है जब आप अपने आसपास अराउंड देखोगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, जैसे कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, मच्छर, मक्खी, ये सारी अलग अलग लिविंग तो है सारी चीजें, लेकिन देखो ना इनमें वैरायटी भी तो अलग अलग है, ये अलग अलग वैरायटी में है, मतलब अलग अलग स्पीशीज हैं, अलग अलग प्रजातियों की चीजें दिखती हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई, और यहाँ पे कह रहा कि ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। इट मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बैक्टीरियाज की, बैक्टीरिया एंड वायरसेस की बात हो रही है। ठीक है, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते।
कह रहा बट दे आर ऑल्सो अराउंड अस, लेकिन वो हमारे आसपास तो हैं। इफ यू वर इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, अगर आप अपने ऑब्जर्व करने के एरिया को बढ़ा दोगे तो आप पाओगे कि आप देखोगे द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। अगर आप अपने एरिया को बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है अगर आप ज्यादा एरिया में जाओ ढूंढने तो आपको ज्यादा तरीके के अलग अलग प्रजाति के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। वही कह रहा है कि द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। आप रेंज बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे तो वेराइटी भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आपको किसी घने जंगल में विजिट करना हो, यू वुड बी प्रोबेबली see a much greater number and the kind of living organisms in it। तो आपको वहाँ पे अलग अलग और बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स रहते हुए नजर आएंगे। वही कह रहा है ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, ईच अलग अलग काइंड्स ऑफ प्लांट्स दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे और ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीसीज। जो अलग अलग आपको वैरायटीज के एनिमल्स दिखेंगे वही बताती है अलग अलग टाइप की स्पीसी को, वही अलग अलग टाइप की स्पीसी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ स्पीसी दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, आज तक जितने अलग अलग नंबर ऑफ स्पीसी जो हम लोग अभी तक जान पाए हैं वो रेंज कहाँ तक करती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आया है, नीट में हो या फिर एमसीक्यू फॉर्म में बोर्ड्स में हो। याद रखना 1.7 to 1.8 मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन, ये रेंज 1.7 से 1.8 मिलियन तक जाती है। मतलब करंट वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं इंडियन सिस्टम में तो हमारे पास 17 से 18 लाख, हमारे पास 17 से 18 लाख हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों को इंक्लूड करके। ठीक है, दिस रिफर्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नंबर। अब आप सोचो ना 17 से 18 लाख अलग अलग वेराइटी के, तो यही तो बता रहा है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है, मतलब क्या जान लो। देखो मैंने कई बार बताया ये जो बायो है, बायो मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया, बायो मतलब लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वैरायटी। मतलब हमारे पास कितनी लिविंग वैरायटी है अलग अलग, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी, कह रहा है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स कितने अर्थ पे रह रहे हैं उसी को हम रेफर करते हैं एज अ बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, कह रहा है वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम किसी नए एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, एंड इवन ओल्डर वन, और किसी पुराने को जिसको हमने जान लिया है, एंड न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। अगर आप नए एरिया को, अनटच्ड एरिया को एक्सप्लोर करोगे तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे आपको नए स्पीसी मिलेगी, और नए स्पीसी मिलेगी तो वहाँ पे कन्फर्म है आपका नया स्पीसी का डिस्कवरी भी होगा। ठीक है, एज स्टार्टेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। जैसा कि हमने अभी जान लिया कि हमारे पास मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। अब उन्हीं में से हमारे लोकल एरिया में जो प्लांट्स, जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम उनके लोकल नाम से जानते हैं। जैसे एक बात बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ मान के चलो हमारे यहाँ मान लो कोई एक आम है, उसको हम लोग बोलते हैं आम। कई जगह अमिया बोलते हैं, कई जगह अमड़ा बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल नेम है। तो उन्हीं के लिए रेफर कर रहा है कि हम अलग अलग जगह जाएंगे तो जरूरी ये भी है कि वहाँ का लोकल नेम उस चीज़ के लिए बदल जाए। ठीक है, दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वही कह रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह आप जाओगे तो आपको उसका लोकल नेम परिवर्तित होता दिखेगा, मतलब चेंज हो जाएगा। इवन विद इन अ कंट्री, आप इस चीज़ को अपनी कंट्री में जान सकते हो। वही बात मैं कह रहा हूँ कि हमारी कंट्री में ही चीज़ें बदल जाती हैं नाम। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not
फाइंड अ वे एंड मीन्स टू टॉक ईच अदर। कहने का मतलब अब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो हम करते क्या है ना कि एक ऐसा करो, एक इंटरनेशनली एक सिंगल नाम ले लो किसी एक चीज़ का, जो वर्ल्ड वाइड उसी नाम से जाना जाए। इससे क्या होगा कि परेशानी नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। टू रिफर्स द ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, हम ताकि जान सकें कि जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है। वही कह रहा है, हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब कि कोई ऐसा नाम दे दिया जाए जो हर जगह वेरी ना करे और हर जगह कांस्टेंट हो पूरे वर्ल्ड वाइड और सब लोग उसको जाने उस नाम से। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द सेम नेम ऑल ओवर। वही कह रहा है कि वो जो ऑर्गेनिज्म हो उसी नाम से हर जगह जाना जाए, सेम नेम टू ऑल ओवर, उसी नाम से वो ऑर्गेनिज्म हर जगह जाना जाए, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब ही होता है नामीकरण। नामीकरण को हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। ऑब्वियस बात है, आप अगर किसी का नाम तभी अच्छे से दे सकते हो जब आप उसके बारे में अच्छे से जानो, डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड और नेमिंग इट पॉसिबल। वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर नेमिंग तभी पॉसिबल है जब आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में कंप्लीट और सही डिस्क्रिप्शन जानो। वही कह रहा है कि वी नो द व्हाट ऑर्गेनिजम्स द नेम इज अट्रैक्टेड टू, अटैच्ड टू। हम जानते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सा नाम अटैच्ड करना चाहिए। जैसे कि इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब देखो, हम लोग जानते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस नेचर का है, उस नेचर के हिसाब से नाम देना हम उसको कहते हैं प्रोसेस को नाम, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन। तो क्या बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। कह रहा है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू अज्यूम अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। जितने भी हम ऑर्गेनिज्म जानते हैं सारे साइंटिस्ट मिलके उनका एक ऐसा साइंटिफिक नेम देना स्टार्ट किए जिससे वो वर्ल्ड वाइड उसी नाम से जाना जाए और कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। दिस एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये होगा क्या, ये ऑल ओवर वर्ल्ड सभी बायोलॉजिस्ट जो होंगे सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीगेट प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। याद रखना, अब क्या है देखो, प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम बेस्ड होगा किस बेस्ड पे होगा, बेस्ड ऑन एग्रीगेट प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। एग्रीगेट प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया का मतलब है कि उनका कैरेक्टर, उनकी हैबिटेट, उनकी हैबिट सबको इंक्लूड करके सारा एस्पेक्ट देख के नाम देंगे, ठीक है। विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। याद रखना, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे नेम्स इसमें दिए गए हैं। क्या नाम है इस बुक का नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICBN। यू मे आस्क हाउ आर द एनिमल्स नेम। अब आप जानोगे कि एनिमल्स को कैसे नाम देते हैं, तो यहाँ पे बता दूं, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब जूलॉजी पे रिसर्च किया था, जूलॉजी पे पढ़ा था, उन्होंने एक और सिस्टम को इवॉल्व किया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICZN, ठीक है। इसमें हमें क्या मिल जाएंगे, इसमें सारे एनिमल्स के जूलॉजिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम मिल जाएंगे। द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट द ईच ऑर्गेनिजम्स हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करता है कि ऐसा एक नाम हो जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब उसका डिस्क्रिप्शन जो होगा वो हर दुनिया में, पूरी दुनिया में सेम होगा। टू अराइव एट द सेम नेम, ताकि सेम नेम मिले। दे ऑल्सो इंश्योर्स दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। अब कह रहा है जो नाम आप एक बार दे दिए वो नाम किसी और को नहीं दिया जा सकता है जो हमने पहले से देखा है। क्या बायोलॉजिस्ट फॉलो द universally accepted principle to provide scientific names to known organism।
तो ये बायोलॉजिस्ट क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नेम, जैसे कि क्या, देखो बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल क्या है, यहीं पे बात आती है, आएगी अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाई, आगे देखते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो, कार्लोस लीनियस के बारे में अब यहीं पे जिक्र आएगा, ठीक है, जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के दाता थे, जिन्होंने दिया था, ठीक है। कह रहा है ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट्स, ये देखो हर एक नाम के 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, हर एक नाम के 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए। द जेनरिक नेम, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनस, ठीक है, एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज। स्पेसिफिक एपिथेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर याद रखना, इस सिस्टम को, ऐसा सिस्टम नामीकरण का जिसमें 2 चीजों का इस्तेमाल हो, उसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कार्लोस लीनियस, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लोस लीनियस, ठीक है, कार्लोस लीनियस याद रखना, ठीक है, इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसी को पूरे दुनिया के सारे बायोलॉजिस्ट यूज करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। ये आसान हुआ, कन्वीनियंट था। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैंगो। एक एग्जांपल लेते हैं हम मैंगो का, टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। साइंटिफिक नेम को बहुत और अच्छे से जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो का। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जानते हैं कि कैसे ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। कह रहा है इन दिस नेम मैंजीफेरा, इसमें जो नाम आया मैंजीफेरा, इसमें जो वर्ड आया आगे का मैंजीफेरा, ये वाला मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस, ये जीनस को बता रहा है, ठीक है। वाइल इंडिका, जबकि इंडिका जो है, इसमें ये जो इंडिका है, इंडिका रिप्रेजेंट कर रही है पर्टिकुलर स्पीसीज, कोई एक पर्टिकुलर स्पीसी का है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और द स्पेसिफिक एपिथेट को बता रही है। अदर यूनिवर्सल रूल टू राइट द अदर नोमेनक्लेचर एज फॉलोज। हम जानते हैं यूनिवर्सल रूल क्या है किसी का भी नाम देने के लिए, ठीक है। पहला रूल कहता है कि बायोलॉजिकली नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जो बायोलॉजिकल नेम होंगे ना, वो लैटिन लैंग्वेज में होंगे। क्यों लैटिन में? क्योंकि ये भाषा विलुप्त होती जा रही, ताकि बच सके, विलुप्त ना हो, इसलिए नाम हम लैटिन देते हैं। और रिटन इन इटैलिक, अगर आप टाइप करोगे तो इटैलिक में करोगे, ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन कैसा भी हो, ये लैटिन से ही बना हुआ है, इस वजह से हम लैटिनाइज्ड वर्ड्स का यूज करते हैं। सेकंड रूल क्या है? द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। जो पहला वर्ड है बायोलॉजिकल नेम में, वो जीनस को बताएगा। एंड द सेकंड, और जो सेकंड कंपोनेंट है, वो आपके स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, यानी कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड रूल कहता है बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप हाथ से लिखोगे दोनों नाम, तो दे आर बीन सेपरेटेड एंड अंडरलाइन। जब आप हाथ से लिखोगे तो उनको सेपरेट लिखो और अंडरलाइन करो। जब अगर प्रिंट करो तो उसे इटैलिक्स में करो, टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। अगर आप हाथ से लिखोगे, जैसे मैं लिखता हूँ मैंजीफेरा इंडिका, देखो, तो प्रॉपर वे ये है कि पहला लेटर जो जीनस होगा उसको कैपिटल लिखो, मैंजीफेरा, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। और ये देखो अंडरलाइन बहुत जरूरी करना है, ऐसे अंडरलाइन करो, और पूरा नाम, दोनों नाम सेपरेट करो, इंडिका अलग करो, ठीक है। और यही चीज अगर प्रिंट करो तो इटैलिक में, मतलब हल्का सा टेढ़ा कर दो ऐसे, ठीक है। फोर्थ और लास्ट रूल कहता है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस। जो पहला वर्ड है वो क्या बता रहा है? जीनस को बता रहा है। स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर। अभी वही चीज तो मैंने बोला कि जीनस जब लिखोगे इसको आप स्टार्ट करोगे कैपिटल लेटर से। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। देखो ना,
स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विथ एन एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, जैसा कि मैंने इसी के एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है। चल, और एक बात और जान लो, इस लेक्चर को मैं एंड करूंगा पार्ट फर्स्ट को। Current name of author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviation. Abbreviation मतलब short form. For an example, देखो मैंजीफेरा इंडिका लास्ट में लगा दिया LIN, लिन। ये लिन बता रहा है कि कार्लोस लिनियस ने डिस्कवरी की थी, इसलिए, ठीक है। It indicates that this specific species was discovered by Carlos Linnaeus. That's why हमने LINN लास्ट में लगाया, ठीक है। तो यहाँ तक हम छोड़ते हैं आज। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग का जो कम आपको यूजफुल लगे आप 1.5x पे देख के बढ़ा सकते हो, लेकिन जब से पीक स्टार्ट हो गया तब आप जरूर देखो। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। उनको भेजिए जिनको ज़रूरत हो, जो सच में देखना चाहते हो। अगर आप वीडियो सच में यहाँ तक देखे हो, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।